किसान भाइयों बहनों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम खेत खलिहान के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बहाल। खेत खलिहान एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम खेती किसानी के संबंध में तमाम विशेष जानकारियां आपके लिए लेकर आते हैं, जिससे कि आपकी खेती किसानी आसान और बेहतर बन सके। अपने आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे कम लागत में संरक्षित सब्जी उत्पादन के बारे में, और साथ ही बात होगी नए बागों की रोपाई एवं देखभाल की। तो आइए फिर तमाम जानकारियों के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम खेत खलिहान। आइए कार्यक्रम के पहले भाग में आपको जानकारी देते हैं कैसे कम लागत में आप संरक्षित सब्जी उत्पादन कर सकते हैं। जब भी हम बात करते हैं संरक्षित सब्जियों के उत्पादन की, तब हमारे जहन में जो छवि आती है वो होती है पॉली हाउस की। लेकिन हमारे बहुत से किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि आर्थिक स्थिति से मजबूत ना होते हुए पॉली हाउस का निर्माण नहीं करवा सकते। तब भी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने बहुत से ऐसे तरीके निकाले हैं जिसमें आप कम लागत में भी संरक्षित सब्जी उत्पादन कर सकते हैं। तो आइए फिर जानते हैं उन्हीं कुछ आधुनिक तरीकों के बारे में। संरक्षित सब्जी उत्पादन एक सब्जी उत्पादन की वो विधा है जिसमें हम संरक्षित तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, और कई बार जिसमें हम ऑफ सीजन सब्जियां जो कि हमें जो मेन सीजन होता है उस समय उपलब्ध नहीं होती हैं, उनको भी हम संरक्षित में वो सब्जी उत्पादन में पैदा करते हैं एक्चुअली। लेकिन संरक्षित सब्जी उत्पादन दो तरह से होता है। एक तो आप पॉली हाउस या बड़े ग्रीन हाउसेज का इस्तेमाल करते हैं जिनमें कि अधिकतम लागत लगती है, लेकिन दूसरा है कि जो कम लागत में संरक्षित सब्जी उत्पादन कैसे करें। तो कम लागत में संरक्षित सब्जी उत्पादन करने के लिए हम दूसरे ऐसे संरक्षित स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं जिनमें लागत कम होती है, जैसे कि नेट हाउस हैं, इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस है, शेड नेट है, लो टनल्स हैं और वॉक इन टनल्स हैं। ये 4-5 तरह के ऐसे संरक्षित स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम संरक्षित सब्जी उत्पादन में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शिमला मिर्च की खेती की गई हुई है, लाल और पीले शिमला मिर्च कलर्ड कैप्सिकम को, उसको मल्च के ऊपर लगाया गया है, और ये मोनो 35% जो छाया वाला वो मोनो शेड नेट है, उसके अंदर ये शिमला मिर्च और टमाटर लगाया गया है और इसको मल्च के ऊपर लगाया गया हुआ, जो कि वैसे हम पॉली हाउस के अंदर इसकी खेती करते हैं। लेकिन जो रंगीन शिमला मिर्च हैं वो शेड नेट के अंदर भी आराम से लिए जा सकते हैं, या इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस के अंदर भी आराम से लिए जा सकते हैं, इनकी खेती की जा सकती है। जो अधिकतर फसलें होती हैं उसमें हम संरक्षित जो स्ट्रक्चर्स के अंदर उगाते हैं, उसमें शिमला मिर्च है, रंग जो कलर्ड शिमला मिर्च है, फिर टमाटर है, चेरी टमाटर है, जो हमारा गाइनोसियस कुकुम्बर है, टेम्परेट कुकुम्बर है, उसको हम लेते हैं। उसके अलावा आप करेले की खेती कर सकते हैं या शारदा मेलन की खेती कर सकते हैं, जो हमारा मस्क मेलन है या वाटर मेलन की है, ऑफ सीजन इनकी खेती कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि पहले तो आप प्रजातियों का चयन करें, क्योंकि जो संरक्षित स्ट्रक्चर्स में हम खेती करते हैं तो उसमें भी कम लागत में जो आपने नेट हाउस या शेड नेट हाउस या पॉली टनल के अंदर लगानी है, तो उसमें पहले आप सब्जियों के फसलों का चयन करें। अगर आपने टमाटर लगानी है तो अधिकतर वो फसलें लेते हैं जो बेल वाली टमाटर की किस्में होती हैं, चाहे वो आप GS 600 जो हमारा है या हिम शिखर है, हिम सोना है, इन फसलों का हम चयन करते हैं और उसकी नर्सरी बनाकर इनका रोपण करते हैं। आमतौर पे इनकी जो नर्सरी 25 दिन में तैयार हो जाती है, और उस नर्सरी को हम 50 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधे से पौधे और जो लाइन से लाइन की दूरी होती है वो लगभग 1 मीटर के आसपास रखते हैं, और इस तरह से हम इनका रोपण करते हैं। जबकि शिमला मिर्च और जो पार्थेनोकार्पिक बीज रहित खीरा होता है उसके उत्पादन के लिए इनकी नर्सरी तैयार करने के बाद इनको हम 30-30 सेंटीमीटर पर रोपित करते हैं, जबकि जो पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर होती है और लाइन से लाइन की जो दूरी होती है वो लगभग 1 मीटर के आसपास रहती है, जिससे कि जो भी हमें कर्षण क्रियाएं करनी होती हैं उनमें आसानी रहती है। जब आप शिमला मिर्च शेड नेट या इंसेक्ट प्रूफ जो कीट रहित जालीदार घर होता है उसके अंदर लेते हैं, तो उसमें हम सिफारिश की जाती है कि जो शिमला मिर्च है वो आप मल्च के ऊपर लगाएं। इससे क्या होता है कि जब दिसंबर जनवरी में तापमान कम होता है तो जो मल्च होता है वो तापमान को जड़ों के आसपास अच्छा बनाए रखता है, जिससे कि पौधे की बढ़वार होती रहती है। फिर आप समय पर जो अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन है तो आप ड्रिप के थ्रू जो हम इसकी सिंचाई करते हैं या जो फर्टिगेशन करते हैं, जो भी हम खाद पानी है वो ड्रिप के माध्यम से देते हैं, जिससे पौधों को समय पर और सही जगह पर जो उसका
उचित मात्रा जो है वो पहुंच जाती है, उससे उसकी बढ़वार अच्छी होती है। दूसरा होता है कि जब आपका पौधा स्थापित हो जाता है तो उसके बाद जो पॉली हाउस हमारे जो कम लागत वाले पॉली हाउस स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर छटाई और कटाई करनी पड़ती है, जिसको ट्रेनिंग और प्रूनिंग कहते हैं। तो शिमला मिर्च में अधिकतर हम जो है वो 2 शाखाएं लेके चलते हैं और 2 शाखाओं के ऊपर फल आने देते हैं, और जबकि टमाटर में हम केवल 1 शाखा लेके चलते हैं, एक मुख्य शाखा पर फलों का आगे बढ़ने देते हैं उनको, और उस शाखा को ही हम आगे ले जाते हैं। ऐसे ही हम चेरी टमाटर जब लगाते हैं तो चेरी टमाटर में भी हम 1 शाखा को ही लेके चलते हैं। इसी तरह जब आप खीरा की फसल लगाते हैं तो खीरे में भी आप 1 तने को ही लेके चलते हैं, जो साथ की डालियाँ के जो ब्रांचेज आती हैं, शाखाएं आती हैं, उनको आप काटते छाँटते रहते हैं। और इससे जो इसमें फिर आपको सहारा देने के लिए धागा डालना पड़ता है, जो ऊपर एक तार से बंधा हुआ होता है, और उस तार के सहारे ही पौधा जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। समय समय पर इसमें आपको आवश्यक होता है कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनको भी दिया जाए। इसके लिए जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व बाज़ार में उपलब्ध हैं आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। और शिमला मिर्च में जो प्रजातियां हैं वो हैं, जैसे बॉम्बी है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो खीरा है उसमें सैटिस है, हिल्टन है, ऑस्कर है, ये अच्छी प्रजातियां हैं जो अच्छी उपज देती हैं, तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। खीरे की जो पौध होती है वो लगभग 15-16 दिन में तैयार हो जाती है, जबकि शिमला मिर्च की पौध जो है वो करीब 22 से 25 दिन समय लेती है। इसी तरह टमाटर की जो पौध है वो भी 22 से 25 दिन का समय लेती है। अगर शिमला मिर्च का भाव आपको दिसंबर जनवरी में अच्छा मिल रहा है तो आप उसे हरा ही बेच सकते हैं, क्योंकि जो हरे शिमला मिर्च की है उस समय शादी ब्याहों का अवसर होता है, तो उस समय आपको अच्छा जो कीमत है वो फसल की मिल जाती है। लेकिन अगर आपने कलर्ड शिमला मिर्च बनाना है, उसको जो लाल और पीले रंग के शिमला मिर्च होते हैं उनके लिए रखना है, तो वो थोड़ा अतिरिक्त समय लगता है, और उसके बाद आप उसको बाज़ार में दे सकते हैं। चूँकि जो रंगीन शिमला मिर्च होता है उसकी बाज़ार मूल्य अधिक मिलता है, तो इसलिए आप उसके लिए भी जा सकते हैं। और जो टमाटर है तो चेरी टमाटर, क्योंकि ये एक अपर स्टेज उसमें माना जाता है, तो चेरी टमाटर के लिए आप जब उनकी फलों की तुड़ाई करते हैं तो उनके बाद आप उसकी पैकिंग भी कर सकते हैं, जिससे कि उसका जो मूल्य है आपको वो अधिक मूल्य प्राप्त होता है। तुड़ाई का जो समय है, क्योंकि जब टमाटर में आप तुड़ाई करते हैं, जब टमाटर के फलों के कंधे जो हैं वो रंग बदलने लग जाएं, उनका हरे से पीलापन या हल्का सा लाल रंग होने लग जाए, तब आप उन्हें तोड़ें। इससे क्या होगा कि आपकी जो संरक्षण क्षमता है, जो पौधे जो आप टमाटर की फसल अगर बिकती नहीं है तो आप उसे 2-4 दिन आगे तक बाज़ार में भेज सकते हैं। इससे जो उसकी धारण क्षमता है, उसकी जो रखने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, और बाज़ार से लेकर जब आप उपभोक्ता तक वो पहुंचेगा तो उसकी अच्छी क्वालिटी बनी रहेगी। तो इस तरह हमारे किसान भाई जो संरक्षित वो स्ट्रक्चर्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनसे उनको अच्छी आमदनी हो सकती है। जब आप अगर आप इनका कास्ट बेनिफिट रेशियो देखते हैं कि किस फसल में हमको कितना लाभ होता है, अगर आप शिमला मिर्च की बात करते हैं तो जिसको हम शेड नेट में उगाते हैं, और अगर पॉली हाउस से उसकी हम तुलना करते हैं तो पॉली हाउस में जो खर्च होता है वो लगभग 900 से 1000 रुपये प्रति वर्ग मीटर आता है। और वही खर्च जब आप इसको कीटरोधी जालीदार घर में लगाते हैं या जो छायादार नेट हाउस में लगाते हैं, तो इसकी जो लागत है वो लगभग 400 रुपये से 500 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर आती है। तो खर्च का बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर होता है। तो जो नेट प्रॉफिट है, जो कुल हमारी आमदनी होती है, वो लगभग दोनों में बराबर हो जाती है। तो इसलिए जो हमारे छोटे किसान हैं जो ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं, वो कम लागत वाले संरक्षित स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और उनसे फ़ायदा ले सकते हैं। दूसरी बात जो ऑफ सीजन की हमने की है, जैसे कि जब दिसंबर और जनवरी का समय होता है या नवंबर से स्टार्ट होता है, तो उस समय जो हमारे किसान भाई हैं अगर वो तरबूज और खरबूज की खेती करना चाहते हैं या करेला उगाना चाहते हैं, तो वो लो जो हमारी वॉक इन टनल्स हैं उनमें लगा सकते हैं, या जो अगेती फसल लेना चाहते हैं तो वो लो टनल्स में कद्दू वर्गीय फसलों को जो है वो नवंबर में हम लगा देते हैं। उसके ऊपर जो लो टनल्स होती हैं उनको लगा देते हैं। ये लगभग 1 मीटर ऊँची टनल होती है, जिसको कि पहले आपने पौधे लगाए होते हैं, नर्सरी रोपित करने के बाद उस टनल को हम उसके ऊपर ढक देते हैं, और उसमें 3-3, 4-4 मीटर पे हम उसमें छेद कर देते हैं ताकि हवा का आवागमन होता रहे। उसके बाद क्या होता है, जब आपका तापमान नीचे जाता है
उस समय भी पौधे की बढ़वार होती रहती है, उसकी जड़ें सक्रिय रहती हैं और पौधा बढ़वार करता रहता है। जब फरवरी महीने में जैसे ही तापक्रम ऊपर उठने लगता है, उस समय हम उन लो टनल्स को हटा देते हैं। वो पॉलीथीन जो कवर होता है उसको हम हटा देते हैं। तो पॉलीथीन कवर हटाने के बाद पौधे जो होते हैं वो एकदम से बढ़वार स्टार्ट करते हैं और आपका जो उत्पाद है वो बाज़ार में करीब 25 दिन पहले आता है और उस समय आपको अच्छा मूल्य मिल जाता है। इसलिए इन छोटे छोटे जो हमारे कम लागत वाले संरक्षित स्ट्रक्चर्स हैं उनका इस्तेमाल करके किसान भाई बहुत अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। अभी आपने जाना किस तरह से कम लागत में भी आप संरक्षित तरीके से सब्जियों की अच्छी पैदावार ले सकते हैं और साथ ही उनसे अच्छा मुनाफा भी उठा सकते हैं। कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम खेत खलिहान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम खेत खलिहान में। अब आइए बात करते हैं नए बागों के रोपण और उनकी देखभाल के बारे में। किसान भाइयों बहनों, नए बागों का रोपण करने के लिए ये एक उचित समय है। आइए आपको विस्तार से जानकारी देते हैं किस तरह से कर सकते हैं आप नए बागों का रोपण और कैसे आपने उनमें देखभाल करनी है। डाइट के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से या रोजगार पैदा करने के अवसर के दृष्टिकोण से फलों का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि फलों से हम बहुत सारे ऐसे खाद्य तत्व प्राप्त कर सकते हैं जो प्रायः हमारे खाने में अक्सर नहीं होते। जैसे एंटीऑक्सीडेंट, जो कि हमें कई सारी हानिकारक बीमारियां जैसे डायबिटीज़, कैंसर, इस तरह की बीमारियों से निजात दिला सकते हैं अगर हम नियमित रूप से फलों का सेवन करते हैं। तो आज हम अपने बागवान भाइयों से बात करेंगे कि किस तरह हम नए बाग लगाएं और उत्तम गुणवत्ता वाले पौधों को लगाएं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपज प्राप्त हो और ज़्यादा से ज़्यादा आय हमारे बागवान भाइयों को मिल सके। वैसे तो जब भी हम नया बाग लगाते हैं उसके लिए हमें इसकी तैयारी जून के महीने से करनी चाहिए, क्योंकि जून में गर्मी बहुत होती है और गर्मी से बहुत सारे हानिकारक कीट और फंगस अपने आप गर्मी से ही समाप्त हो जाते हैं। अच्छी गुणवत्ता के पौधे लगाकर बागवान भाई ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। जब भी हम कोई नया बाग लगाते हैं तो उसमें सबसे पहले एक ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारे बागवान भाई उस फल और उस फल की उस प्रजाति को चुनें जो उस स्थानीय जगह के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो इसके लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि बागवान भाई अपने आसपास के क्षेत्र में इसका अध्ययन कर सकते हैं या किसी भी एक्सटेंशन स्पेशलिस्ट या किसी वैज्ञानिक या किसी केवीके में जाके इस बात का निर्धारण कर सकते हैं कि वो कौन सा फल यहाँ लगाएं और उस फल की किस प्रजाति को लगाया जाए ताकि हमारी जलवायु में और जो वहाँ की जो स्थानीय जलवायु है उस जलवायु में वो अच्छा पनप सके और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे सके। तो जब हम यह कार्य पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद एक आवश्यक बात ये आती है कि जहाँ पर बाग लगाना है वहाँ की मिट्टी की जांच कराना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बागवानी एक ऐसा व्यवसाय है जो बहुत कई सालों तक चलता है। जो पौधा आप एक बार लगाते हैं वो 10, 20, 30 सालों तक फल देता है। तो ऐसी दशाओं में बागवानी में अगर शुरुआत में कोई गलती हो जाए तो इसका निपटारा बाद में नहीं हो सकता। इसलिए बागवान भाई बहुत सचेत रहें जब भी वो नया बाग लगाएं, क्योंकि उद्यान या बागवानी एक इंडस्ट्री का स्वरूप ले चुकी है। इसलिए इसको व्यावसायिक दृष्टिकोण से हम लगाते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो सही सलाह मशवरा, सही प्लानिंग करके, सही योजना बना के अगर बाग लगाएंगे तो उनको अच्छा उत्पादन मिलेगा और जल्दी से जल्दी फल प्राप्त मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें दूसरी चीज़ हमने आपको बताई कि मिट्टी की जांच। तो जहाँ भी हम बाग लगाते हैं वहाँ कम से कम 2 मीटर तक उस ज़मीन में नीचे कोई कंकड़, पत्थर या कोई ऐसी परत नहीं होनी चाहिए चट्टान की जो पौधे की बढ़वार में अवरोध पैदा करे। प्रति एकड़ 1 से 2 गड्ढे 2 मीटर की गहराई तक खोद के देख लेते हैं कि क्या इसमें कोई कंकड़ पत्थर जैसी परत तो नहीं है जो फल वृक्षों को बाद में बढ़ने से रोके। और दूसरी सबसे आवश्यक बात यह है कि जल स्तर।
जल स्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे ही फल वृक्ष जहाँ पानी ज़्यादा भरता हो वहाँ पे अच्छी तरह नहीं पनपते। तो कम से कम वर्ष भर में 3 मीटर से ऊपर कभी भी वहाँ का जल स्तर नहीं आना चाहिए। अगर जल स्तर उसका बहुत ज़्यादा ऊपर है तो कुछ दिनों के बाद पेड़ों की जलें पानी में गल जाती हैं और इस तरह से पूरा बाग नष्ट हो जाता है, जिसको हम कभी कभी डिक्लाइन भी कहते हैं। तो ये 2 बातें बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। तीसरी बात, जो नज़दीकी सॉइल साइंस की जो लैब हो, प्रयोगशाला हो, उसमें जाके अपनी मिट्टी की जांच करा लें कि कहीं उसमें नमक वगैरह ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फल वृक्ष जैसे नींबू वर्गीय फल हैं, ये नमक के लिए, सोडियम क्लोराइड के लिए बहुत ज़्यादा सहिष्णु हैं। तो इस तरह की फसलों का चुनाव वहाँ न करें। हमारा सबसे पहला कार्य होगा, जब हम इतना सारा कार्य कर लेते हैं तो हम गड्ढे खोदना, क्योंकि ये बहुत ही तकनीकी काम है। अगर आप थोड़ा गड्ढा करते हैं तो हमने बहुत बार देखा है कि बागवान भाइयों की शिकायत रहती है कि इस पर 5 साल हो गए, 6 साल हो गए या 7 साल हो गए, उन पर फल नहीं लग रहा, क्योंकि पौधा उस कैपेसिटी या उस क्षमता के साथ बढ़ नहीं पाता। तो हमें सही गड्ढा खोदना और सही तरह से उसको भरना, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो सबसे पहले हम उस जगह को चिन्हित कर लेते हैं कि हमें यहाँ पौधा लगाना है या इस क्षेत्र में पौधा लगाना है, और हम उतनी दूरी पे 1 मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 1 मीटर का गड्ढा खोद देते हैं। अगर यह कार्य आप जून से प्रारंभ कर रहे हैं तो गड्ढे को कुछ दिन खुला छोड़ देते हैं, ताकि धूप से जो उसमें कीड़ों के अंडे हैं या बीमारियां हैं वो स्वतः ही ख़त्म हो जाती हैं। या उसमें अंदर दीमक है तो जहां दीमक का प्रकोप ज़्यादा हो, 2 से 2.5 मिलीलीटर क्लोरपाइरीफॉस नामक दवा प्रति लीटर पानी में मिला के हम उस गड्ढे को, जो हमने गड्ढा खोदा हुआ है, उसमें अंदर हम छिड़क देते हैं, ताकि अगर उसमें दीमक के अंडे हैं या दीमक ऑलरेडी लगी हुई है तो वो वहाँ से भाग जाए। और जो मिट्टी हम निकाल के बाहर रखते हैं उसमें भी थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जो ऊपर की 6 इंच की जो मिट्टी होती है वो आप पहले से ही उपजाऊ होती है, तो उस मिट्टी को हम अलग रखते हैं, और 6 इंच से नीचे की जो मिट्टी होती है उसको हम दूसरी तरफ रख लेते हैं। और उस मिट्टी में भी गोबर की सड़ी हुई खाद मिलाकर, क्योंकि कच्चा गोबर डालने से बहुत सारे कीड़े पनप जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि कम से कम उस मिट्टी में 20 से 25 किलोग्राम अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या 15 से 20 किलोग्राम केंचुए की खाद मिलाकर हम पहले उस 6 इंच वाली मिट्टी को नीचे भरते हैं, क्योंकि वो पहले से ही उपजाऊ है, और उसके बाद उसमें गोबर की खाद मिली हुई मिट्टी को ज़मीन से थोड़ा ऊपर तक भर देते हैं, और भरने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी दे देते हैं, ताकि अगर बाद में कभी बारिश हो या उसमें खाली जगह रह जाए मिट्टी के अंदर तो मिट्टी धंस जाती है नीचे। इस तरह उसको हम ज़मीन से ऊपर तक भरते हैं, और तत्पश्चात हम उसमें एक या 2 बाल्टी पानी डाल देते हैं, ताकि अगर मिट्टी नीचे जानी है तो मिट्टी नीचे चली जाए, और फिर उसमें हम कुछ और ज़्यादा मिट्टी डाल देते हैं। किसान भाई कई बार बड़ा पौधा देख के ख़रीद लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पौधा 1 साल से किसी भी हालत में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पौधे की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर लगभग होनी चाहिए। 40 सेंटीमीटर से नीचे पौधा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि 1 साल की आयु का पौधा लगभग इतनी वृद्धि होती है 35 से 40 सेंटीमीटर की। तो पौधे की लंबाई या हम कहें पौधे की हाइट, ऊंचाई उसकी, वो 40 सेंटीमीटर के लगभग होनी चाहिए। दूसरी आवश्यक बात यह है कि हमें ये देखना है कि जिस प्रजाति का वो पौधा है उसके पत्ते, उसकी बढ़वार उससे मैच करती है कि नहीं करती है, ये भी हमें देख लेना चाहिए, क्योंकि वो पौधा क्या ट्रू टाइप है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें किसी प्रजाति के नाम पे कोई दूसरा पौधा दे दिया गया हो, तो उससे भी आप मेल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि उसके पत्ते बिल्कुल स्वस्थ और हरे होने चाहिए, उन पर कोई बीमारी न लगी हो, कोई कीड़ा न लगा हो। उसके अगला जो स्टेप है वो है कि हम किस तरह पौधे को अपने गड्ढे तक लाएं, क्योंकि अगर पौधा आप कहीं दूर से ला रहे हैं तो अगर पौधा पॉलीथीन बैग में है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है कि उसकी जड़ें इंटैक्ट बनी रहती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर पौधा आप नर्सरी से मिट्टी के साथ खोद के लाते हैं तो उसकी मिट्टी की जो बॉल है, जिसको हम अर्थ बॉल कहते हैं, कि जड़ों के आसपास जो मिट्टी की बॉल है वो नहीं टूटनी चाहिए। अगर वो टूट जाती है तो पौधे के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हमें बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में पौधे को अर्थ बॉल के साथ ही हम लाते हैं, और इस बात का ध्यान रखें कि जब भी पौधा लगाएं तो शाम के समय लगाएं, तो उसमें पौधे को स्टैंड करने का समय मिल जाता है, रात ठंडी होती है। तो शाम के टाइम 4-5 बजे के बाद उस पौधे को, जो गड्ढे आपने भर रखे हैं, उस भरे हुए गड्ढे में
बीच में थोड़ा सा स्थान बना के जितनी गहराई पे वो नर्सरी में लगा था उतनी गहराई पे ही हम उस गड्ढे में लगा देते हैं और चारों तरफ से उसको अच्छी तरह दबा देते हैं ताकि उसमें हवा न रहे। और ऐसा करने के बाद तुरंत उसमें 3 से 4 लीटर पानी पर पौधे में हम दे देते हैं ताकि उसकी जड़ें गीली रहें और उसको सही ठहरने का मौका मिल जाए, ताकि उसमें जो मोर्टेलिटी है या पौधे मरने की जो दर है वो कम से कम हो। ऐसा करने के बाद पौधे को लगाते वक्त इस बात का भी ध्यान रखें कि पौधा हमेशा सीधा रहे, कि गलती से अगर लगाते वक्त पौधा अगर तिरछा हो जाता है तो वो तिरछाई बढ़ने लग जाता है, फिर वो देखने में अच्छा नहीं लगता और वो वैज्ञानिक पद्धति से लगाया हुआ बाग नहीं दिखता। तो इसलिए पौधे को सीधा रखें और आवश्यकता हो तो उसके साथ एक डंडी गाड़ दें ताकि और उसके साथ बांध दें ताकि वो पौधा कुछ समय तक सीधा बढ़े, फिर वो अपने आप को संभाल लेता है। ऐसा करने के बाद शुरुआत में हफ्ते में 2 बार उसमें पानी देते रहें और जब पौधा अपनी जगह स्थापित हो जाए फिर हम उसमें हफ्ते में 1 बार या 10 दिन में 1 बार पानी देके उसका ध्यान रखें। इसी के साथ साथ क्योंकि जब पौधा लगता है नई मिट्टी वहाँ डाली जाती है तो बहुत सारे बीड्स उसमें आ जाते हैं या खरपतवार उसमें आ जाते हैं, तो ऐसे खरपतवारों को भी समय समय पर हमें निकालते रहना चाहिए ताकि हमारा पौधा स्वस्थ रहे और जो खाद्य तत्व हैं वो पूरे के पूरे उस पौधे को ही मिले और इस तरह से हम एक अच्छा पौधा स्थापित कर सकते हैं। और मैं बागवान भाइयों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई नया बाग लगाते हैं, चाहे वो 1 साल पुराना हो चुका है या आपने नया पौधा लगाया है, जब पौधा स्थापित होता है उसके बाद उस पर नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। तो नए पत्तों पे खास करके बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं, कुछ काटने वाले होते हैं, कुछ रस चूसने वाले होते हैं। तो इन कीड़ों से बचने के लिए हमारे बागवान भाइयों को मैं एक दवा बता रहा हूँ, इमिडाक्लोप्रिड। इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा को 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल के सभी नए पौधों पर छिड़क देना चाहिए। तो जो नए पत्ते आ रहे हैं वो आपके स्वस्थ रहेंगे और वो नए पत्ते जो खाना बनाएंगे वो पौधे को मिलेगा और उससे बहुत अच्छी वृद्धि होगी। किसान भाइयों बहनों, अभी आपने जाना किस तरह से आप नए बागों का रोपण कर सकते हैं और कैसे उनकी देखभाल कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने अपने आज के इस कार्यक्रम में आपको कम लागत में संरक्षित सब्जी उत्पादन के बारे में भी बताया। किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के कार्यक्रम खेत खलिहान के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।